भारतीय नौसेना बेड़े में शामिल होने से हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारतीय नौसेना की मारक क्षमता और रणनीतिक पहुंच को बड़ी बढ़त मिलेगी। साथ ही समंदर में चीन पाकिस्तान की हर साजिश को तमाल नाकाम भी करेगा। तमाल को भारत रूस ने मिलकर तैयार किया है। इसमें 33% से ज्यादा भारतीय उपकरण और सिस्टम लगे हैं। ये युद्धपोत ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। आईएनएस तमाल को पश्चिमी नौसैनिक कमान में तैनात किया जाएगा। लेकिन इसकी खासियत क्या है और इसे समंदर का शक्तिमान क्यों कहा जा रहा है, इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले यह रिपोर्ट। समंदर में ये भारत के नए महाबली की धमक है, जिसकी गर्जना ने दुश्मनों में खलबली मचा दी। हिंदुस्तान के घातक युद्धपोत ने चीन पाकिस्तान की नींद उड़ा दी, शहबाज जिनपिंग की धड़कनें बढ़ा दी। समंदर के इस सिकंदर की ताकत देख शहबाज और जिनपिंग कांप उठे। समंदर के नए सिकंदर को आग उगलता देख सिहर उठे। समंदर में इसे आग उगलता देख चीन पाकिस्तान की सेना के होश उड़ गए। दुश्मनों के हौसले पस्त पड़ गए। जिसकी दस्तक से पाकिस्तान थर्रा गया, चीन घबरा गया। भारत के उस योद्धा का नाम है तमाल। जिसे भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया। आईएनएस तमाल को रूस के कालिनिनग्राद शहर में कमीशन किया गया। आईएनएस तमाल को पश्चिमी नौसैनिक कमान में तैनात किया जाएगा, जिससे अरब सागर और पाकिस्तान के कराची बंदरगाह के पास भारत की समुद्री सुरक्षा और मजबूत होगी। इस युद्धपोत के आने से भारतीय नौसेना समंदर में अपनी रणनीतिक स्थिति और मजबूत करेगी। तमाल के भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद भारत की समुद्री ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इसके आने से भारत की समुद्री ताकत के आगे पाकिस्तान की नौसेना कहीं नहीं टिक पाएगी। चीन की नौसेना पीछे हटने पर मजबूर हो जाएगी। धारदार तलवार के आकार के युद्धपोत तमाल को सटीक हमलों और उच्च गतिशीलता के लिए डिजाइन किया गया है। यह 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समंदर में आगे बढ़ सकता है। एक मिशन में यह 3000 किलोमीटर तक ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इसे ब्रह्मोस मिसाइल से लैस किया जा सकता है, यानी ये युद्धपोत सुपरसोनिक मिसाइल दाग सकता है। पानी के अंदर पनडुब्बी जैसे खतरे से निपटने के लिए यह एडवांस एंटी सबमरीन और टॉर्पीडो से लैस है। इस पर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की तैनाती की जा सकती है। इसका वजन 3900 टन है, जो इसे निगरानी और लड़ाकू मिशनों के लिए और खास बनाता है। इसके साथ ही यह दुश्मन के रडार से खुद को बचाने में भी सक्षम है। इस युद्धपोत को चलाने के लिए 200 से ज्यादा भारतीय नौसैनिकों को रूस में ट्रेनिंग दी गई है। इसकी ताकत की बात करें तो तमाल पर 8x VLS लॉन्च ब्रह्मोस और एंटी शिप क्रूज मिसाइल सिस्टम लगा है। 8 वर्टिकल लॉन्च एंटी शिप मिसाइल क्लब, 8 वर्टिकल लॉन्च एंटी शिप और लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात है। इसमें 24 स्टील 1 मीडियम रेंज की मिसाइल तैनात है। इस पर एक रॉकेट लॉन्चर भी तैनात किया गया है। आईएनएस तमाल का नाम भगवान इंद्र की पौराणिक तलवार से प्रेरित है। इस वॉरशिप का मोटो है सर्वदा सर्वत्र विजय, यानी हर जगह हर समय जीत, जो नौसेना की ताकत और संकल्प को सामने रखता है। इसकी स्टील्थ तकनीक और घातक हथियार दुश्मनों के लिए एक बड़ा खतरा है। सर्वदा सर्वत्र विजय का मंत्र लिए यह युद्धपोत समंदर में भारत का परचम लहराएगा, दुश्मनों की नींद उड़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तमाल भारतीय नौसेना में कमीशन हो चुका है और इसके साथ क्या रणनीतिक समीकरण बदलेंगे। भारत धीरे धीरे खुद को अपग्रेड करता चला जा रहा है। वक्त के हिसाब से, आने वाले भविष्य के हिसाब से लड़ाई और लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट और लड़ाई में इस्तेमाल होने वाला लॉजिस्टिक्स वो बदलाव के दौर से गुजरता है और भारत उससे पीछे नहीं है। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जिन्होंने सेना और रणनीतिक समीकरण को बहुत नजदीक से समझा है। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। राजन सर, बहुत स्वागत है, आपने इस प्रोग्राम के लिए समय निकाला। और कमांडर रिटायर्ड भूषण दीवान मेरे साथ, पूर्व नौसेना अधिकारी, मेरे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मेजर जनरल राजन कोचर, आपका रुख करते हुए ब्रह्मोस से लैस
यानी ब्रह्मोस क्या है, पाकिस्तान ज्यादा बेहतर अभी बता पाएगा। ब्रह्मोस से लैस ये स्टेल्थ फ्रिगेट तमाल कितना बड़ा गेम चेंजर होगा वेस्टर्न सेक्टर में, पश्चिमी कमान में? धन्यवाद राजीव जी, आपने मुझे इनवाइट किया इस डिस्कशन के लिए। स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी हमारी अरेबियन सी में है, क्योंकि ये इसको नेवी का, इसको वेस्टर्न फ्लीट को मजबूत करता है और ख़ास तौर पे ये पाकिस्तान के क्षेत्र में इसको डिप्लॉय किया जाएगा। सितंबर में ये भारत पहुंचेगा इस कमाल, और ये जो इंद्र भगवान के तलवार के नाम पे बना हुआ ये जो सोर्ड है, इंद्र भगवान की सोर्ड को तमाल बोलते थे। तो अब इसकी जो कैपेबिलिटी आप इसको देखिए, इसमें वेपन प्लेटफॉर्म्स क्या क्या है, और आप जब इसके वेपन प्लेटफॉर्म्स देखेंगे, आपने ब्रह्मोस का जिक्र किया, और इसमें इसको आप टॉर्पीडोज हैं, और इसमें जो एयर डिफेंस आपका गन है, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, और इसमें नेवल गन है 100 mm की, और इसमें एक हेलीकॉप्टर भी हमेशा इसको डेक पे आप उसको रख सकते हैं। और जो ये इसका एंड्योरेंस है, आप देखिए, नेवी जब एक अपने आप को शक्तिशाली तब उसको मानती है जब नेवी बियॉन्ड विजुअल रेंज से दुश्मन की टारगेट्स को उड़ा सके। तो आज इसके पास ऐसे ऐसे वेपन सिस्टम है जो बियॉन्ड विजुअल रेंज, जैसे अगर मैं ब्रह्मोस की बात करूं तो 300 से ज़्यादा किलोमीटर दूर आपको इसको दिखाई भी नहीं देगा, उस टारगेट को ये वार करेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट जो इस वेसल में है, या फ्रिगेट हम जिसको बोलते हैं, और इसका ये है कि ये एक स्टेल्थ है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और ख़ास तौर पे सबमरीन्स को ये टारगेट करने में बहुत सक्षम है। और आने वाली लड़ाई आप जानते हैं, अगर एक नेवी की होती है तो उसमें सबमरीन वॉरफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमने 1971 में भी देखा था जब हमने INS खुखरी को मारा था उनकी। तो आप जो ये एक वेपन प्लेटफॉर्म आपने ले लिया है, और जिसमें 33% आपके अपने सिस्टम्स हैं, और ख़ासियत ये है कि ये एक लास्ट हम इसको इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद भारतीय इस नेवी में कोई भी इंपोर्ट शिप्स का नहीं होगा। और आपकी जानकारी के लिए, आज की डेट में जितने हमारे शिपयार्ड्स हैं, वहाँ पे 60 शिप बिल्डिंग प्रोग्राम्स आपके चल रहे हैं। इसका मतलब आपकी जो 60 आपके फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, आपकी वॉरशिप्स आपकी मैन्युफैक्चर हो रही है भारत में, और तकरीबन उनकी जो आपका इंडिजिनस कंटेंट होगा वो आपका 70 से 75% का इंडिजिनस कंटेंट होगा। कई जगह तो ये भी बोला जा रहा है कि 80% से भी ज़्यादा इंडिजिनस होगा। तो अगर आप हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, और खास तौर पे मैं नेवी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, बिकॉज एयरफोर्स और आर्मी नेवी का मुकाबला नहीं कर सकी इस क्षेत्र में। जिस स्पीड से नेवी आगे बढ़ी है अपनी आत्मनिर्भरता के लिए, और जिस स्पीड से इसका अपग्रेडेशन हुआ है इनके अपने आर्सेनल्स का, और जो भी जो आज हमारे पास 17 सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर भी हमारे पास एक है, और भी आ रही है न्यूक्लियर, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स भी आ रही हैं हमारे पास, और हमारे पास एयरक्राफ्ट भी आ रहे हैं। आज की जो नेवी जो हमारी है वो एक मॉडर्न ब्लू वाटर नेवी की तरफ बढ़ रही है। और ख़ास तौर पे अगर जब हम अपनी कोस्ट लाइन देखें, 7500 किलोमीटर की जो हमारी कोस्ट लाइन है उसको गार्ड करना, और कोस्ट लाइन के आगे भी जाना, और आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को प्रोटेक्ट करना, और जो भी चुनौती आती है, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। आप इस देख लीजिए, कहीं पर भी इसको वेस्ट एशिया में भी अगर कोई पायरेसी होती है या कुछ भी होता है, आप उसको देखेंगे, इंडियन नेवी मौजूद है। आज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम भारतीय नेवी की 30 से 40 वॉरशिप्स हमेशा डिप्लॉयड रहती हैं, और इसको बाहर रहती हैं, और डिफरेंट एरियाज को प्रोटेक्ट करती है। तो भारत का
एक इसको मैसेज है इसको वर्ल्ड के लिए दैट वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। कुछ भी होता है ये इसको कोई भी अगर इसको साइक्लोन आ जाता है, कोई भी ऐसी चीज आती है तो हमारी जो नेवी है वो पहुंच जाती है वहां पे। और इसलिए इसको तमाल एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कंपोनेंट होने वाला है। 150 के करीब हमारे पास स्ट्रेंथ है हमारी वॉरशिप्स की आज। और आने वाले वक्त में जो नेवी का मॉडर्नाइजेशन प्लान है वो एक 200 वॉरशिप्स एक अपनी फोर्स अपना बनाना चाहते हैं। 500 एयरक्राफ्ट वो अपने आर्सेनल में डालना चाहते हैं। और मुझे कोई शक नहीं है कि आने वाले वक्त में नेवी इसको हासिल करेगी, क्योंकि उनकी जो प्लानिंग है और जिस तरीके से इंडियन नेवी काम कर रही है, मैं उनको सल्यूट करता हूं। उनके सेलर्स को, उनके ऑफिसर्स को और डीआरडीओ के साइंटिस्ट को जी सबको क्रेडिट इसके लिए मिलना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, तैयारी अभी से करनी होगी, इंतजार नहीं करना होगा। अगर इंतजार ही करना होगा तो फिर यूक्रेन बनने में दिक्कत कोई भी यहां पर नहीं रहेगी, ये बात तय है। कमांडर भूषण दीवान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। 2016 का समझौता भारत और रूस के बीच में, जिसमें 4 तलवार क्लास स्टेल्थ बनने थे, 2 यंत्र में बनने थे, जो 2 बन चुके हैं, तुशैल आ चुका है पहले, और ये तमाल हमारे पास अब कमीशन हो गया और वो भी आ जाएगा। अगले 2 गोवा में बनने वाले हैं और बहुत कुछ जानकारी मेजर जनरल राजन कोचर ने सामने रखी। क्या वाकई भारतीय नौसेना एक ट्रांजिशन फेज में है? वो पुराने दौर की नौसेना बदलकर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है कमांडर भूषण? बिल्कुल राजीव जी, एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन सडन नहीं होता है, तो जर्नी है। नेवी में कहते हैं कि तैरना तैरने से आता है। तो ये 30 साल पुरानी हमारी इंडिजिनस काम हुआ है, डायरेक्टरेट ऑफ शिप बिल्डिंग, और आज हमारे पास कंट्रोलर ऑफ वॉरशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन, आज का नहीं है, 15-20 साल से है प्रोडक्शन और एक्विजिशन। तो ये दोनों चीज़ साथ साथ चलती हैं। अब सवाल ये है कि जो ये 2 गोवा शिपयार्ड में बननी है, ये इस तलवार क्लास की 10 जहाज हो जाएंगी। और ये जो अभी आ रहा है जहाज तमाल, कमीशन आज हुआ है, सितंबर तक पहुंचेगा, तो शील तो पहुंच चुका है। ये मेन फोकस ये है कि जो जब भी हम देख रहे हैं, एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे 9000 किलोमीटर तो इसका रेंज है, 9000 किलोमीटर आप समझ सकते हैं। और ट्रूली ब्लू वाटर नेवी। अभी आप एक चीज़ नोट करें, जब हमारा सिंदूर चल रहा है, जो फर्स्ट फेज हुआ है, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आप दुश्मन पे अटैक कर पाएं और दुश्मन आप पे अटैक ना कर पाए। तो इसमें क्या है, ब्रह्मोस हमारे पास है अटैक वेपन, और हमारे पास एयर डिफेंस के हिसाब से क्या है, एंटी एयर डिफेंस। बाकी दुश्मन की मिसाइल हो, दुश्मन का एयरक्राफ्ट हो, ये दुश्मन का ड्रोन हो, उसको मार गिराने के लिए हमारे पास स्टिल जो है एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है 70 किलोमीटर की रेंज पे। और उसके बाद अगर दुश्मन की टारगेट नज़दीक भी आ जाती है तो मैन पैड्स है, मैन हेल्ड एंटी एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है शॉर्ट रेंज में। भाई नजर आ रहा है एनिमी का एयरक्राफ्ट नजर आ रहा है, मिसाइल नजर आ रही है, ड्रोन नजर आ रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं सिंदूर में भी क्या हुआ, लॉन्ग रेंज एनिमी एयरक्राफ्ट हमको डिस्ट्रॉय ना कर पाए, मीडियम रेंज 70 किलोमीटर डिस्ट्रॉय ना कर पाए, और शॉर्ट रेंज विजुअल रेंज हमें डिस्ट्रॉय ना कर पाए। तो ये कैपेबिलिटी बहुत जरूरी होती है, अटैक एज वेल एज डिफेंस। और जो फास्ट फायरिंग गन्स हैं, वो गन्स में क्या होता है कि नजदीक भी आ जाए तो गन से भी आप इनकमिंग एयरक्राफ्ट को, इनकमिंग एयर टारगेट को अटैक आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, आप शिप हैं तो या तो आपको सबमरीन से अटैक आएगा अंडर वाटर, तो उसके लिए आपके पास सोनार है, बेल की बनाई सोनार है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर की बनाई सोनार है, बहुत एक प्रूवन सोनार है। तो सोनार क्या होता है, हमारी आंखें हैं, सोनार और रेडार हमारी आंखें हैं। वॉरशिप्स की प्रोडक्शन के लिए, वॉरशिप्स की कैपेबिलिटी के लिए एंटी एयर वॉरफेयर, एंटी शिप वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये चारों चाहिए। उसमें काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं हम। और ये जो तमाल है, ये पिछले 7 में से ये 8वां जो है सबसे आगे बढ़ा हुआ है। और इसके अंदर ब्रह्मोस मिसाइल जो है वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है, वर्टिकल लॉन्च सिस्टम सीधा कट से लॉन्च करते हैं मिसाइलें। और इसमें समझने की बात यह है कि
ये तो हमारे अटैक वाली बातें हो गई। डिफेंस मैंने आपसे बता दिया, आपको मैंने डिफेंस में क्या है कि एयर डिफेंस का जो बताया मैंने आपसे। हाँ, ये जरूर अभी समझाइएगा कि इसका अपना एयर डिफेंस कैसा है। हाँ, वही मैंने आपसे कहा, एयर डिफेंस में क्या है। एक तो पहला काम एयर डिफेंस का क्या है, आपको दुश्मन देख ना पाए, मतलब स्टेल्थ। स्टेल्थ कहाँ से आता है? जो दुश्मन आपको देखेगा वो रेडार से देखेगा, और अंडर वाटर जो देखेगा वो आपके प्रॉपेलर नॉइज से सुनेगा। सोनार, सोनार माने साउंड। अंडर वाटर जो है रेडार नहीं चलती, साउंड चलती है, लो फ्रीक्वेंसी। जो हम बात कर रहे हैं साउंड की फ्रीक्वेंसी है 20,000 हर्ट्ज तक। और रेडार जो है, जैसे मोबाइल यूज करते हैं, रेडियो, रेडियो माने रेडार, रेडियो फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज भी नहीं, गीगाहर्ट्ज। तो वो आपको डिस्कवर देख ना पाए। तो पहला डिफेंस तो क्या है, दुश्मन आपको देख ना पाए। तो स्टेल्थ, वो कैसे बनता है स्टेल्थ? जो शिप है या एयरक्राफ्ट है, अभी आपने हमने पिक्चर देखी ना, B-2 बॉम्बर, ये अपने बम बस्टर B-2 जो बॉम्बर आए थे डियोगो गार्सिया से, वो बंकर बस्टर बॉम्ब ईरान पे अटैक करने, वो चमगादड़ की तरह है, ऐसे गोल मटोल सा है, ऐसा शार्प नहीं है, शार्प एज नहीं होनी चाहिए। और सरफेस का पेंट जो होता है वो भी अलग टाइप का होता है, और हर मिशन के बाद दोबारा करना पड़ता है, ताकि रेडार की वेव आती है मेरे जहाज पे, मेरे शिप के ऊपर, तो वो रिफ्लेक्ट हो ही ना, वो तो देख ही एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। जाए। अब्जॉर्ब हो जाए, बिल्कुल ठीक कहा, अब्जॉर्ब हो जाए। तो उसके लिए शेप, उसके बाद पेंट। तो पहला काम ये डिफेंस, एयर डिफेंस। सेकंड क्या है, आपने देखा तो उसको आपने एंगेज किया, और आप एंगेज करके जो 70 किलोमीटर पे आपने वो जो स्टिल मिसाइल्स है वो मार्क करती हैं उसको, ठीक है। 300 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस तो एक अटैक वेपन है। फिर और भी आप 70 किलोमीटर मैंने आपको बताया, और भी नजदीक आ जाता है तो क्या है, मैन पैड्स, मतलब मैन पावर, शोल्डर फायर्ड और इंफ्रारेड होमिंग। इंफ्रारेड क्या है, क्या होता है? देखिए, इंफ्रारेड माने हीट सीकिंग। क्या होता है कि देखिए, जैसे जो चमगादड़ है, चमगादड़ साउंड से चलता है, जी। और और मस्कीटो, मच्छर काटता है हमको, वो हीट से आता है, हीट से पकड़ता है अपने को। ये उसके सिग्नल है। तो हीट सीकिंग माने जब नजदीक आ गया तो उसका तो इंजन है, उसका फ्लाइंग है, वो मेटल का ऑब्जेक्ट है, वो हीट जनरेट कर रहा है। तो हीट सीकिंग से उसको डिस्ट्रॉय, हम उसको डिटेक्ट कर पाए और हिट कर पाए। तो इंफ्रारेड मिसाइल है, और हीटिंग और होमिंग भी उस पर, कि अगर आपकी इंफ्रारेड रेज आ रही हैं तो हमारी मिसाइल उसी पे होम ऑन करेगी, क्योंकि आप दिख रहे हैं, हम आपको लाइट। तो ये आपका डिफेंस का मैंने आपको बताया। और सोनार की सबसे बड़ी जरूरत है हमारे को, क्यों? सोनार तो ऐसी छुपी हुई चीज है कि मतलब सबमरीन पानी के नीचे चली गई, क्यों छुपी हुई चीज, मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप तो देखते हैं, शहर में चलते हैं, बड़े बड़े टावर हैं मोबाइल के, रेडार तो दिखता है, एक सामने दिखता है, रेडार वेव नहीं हम देख पा रहे, रेडार तो लाइन ऑफ साइट है। पर मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरा सोनार का एक स्पेशलाइजेशन रहा है, अंडर वाटर सोनार क्या होता है, आप देखो, जो साउंड वेव होती है, और लाइट वेव भी साउंड वेव भी, वो बेंड हो जाती है। अगर आप देखो, बाल्टी है, बाल्टी में आप डंडा डालें तो लगेगा टेढ़ा हो गया है, भाई डंडा तो टेढ़ा नहीं हुआ है, वो दिख रहा है ऐसा। क्या मतलब? वो लाइट वेव भी है और साउंड वेव भी है, वो टेढ़ी हो जाती है। जब टेढ़ी हो जाती है तो दिखता नहीं है, शेडो जोन बन जाती है समुद्र में। टेम्परेचर हाई हो तो शेडो जोन, और टेम्परेचर हाई है, डेंसिटी समुद्र के पानी की अलग अलग है, तो शेडो जोन में सबमरीन छुप जाती है। जैसे सबमरीन छुपी तभी हमारी आईएनएस कुकरी डूबी 71 वॉर में। तो उसको डिस्कवर करने के लिए क्या होता है, ये पूरे तट को, पूरे कोस्ट को हमें मैप करके, मैप्स रखने चाहिए, उसे कहते हैं बेती थर्मोग्राफ से मैप निकाला जाता है। सोना उसका भी कि कर्व कैसे जाएगी, साउंड वेव कैसे कर्व होगी। तभी तो आपको मालूम है, सुनते हैं ना कि रशियन चाइनीज वॉरशिप्स जो रिसर्च कर रही हैं, वो क्या रिसर्च कर रही हैं, जो इंडियन जो कोस्टल वाटर्स हमारे हैं उनको, उनका डेटा इकट्ठा कर रही हैं, टेम्परेचर क्या है, सेंस क्या है, सोनार कैसे बिहेव करेगी, ये सब डेटा जो कंप्यूटर में फीड होगा और एआई से काम चलेगा। तो आप इस ओखा के पास हैं तो अलग है उसका सोनार वेव का ट्रांसमिशन, अगर आप त्रिवेंद्रम के पास हैं तो सोनार वेव का ट्रांसमिशन अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जब सब होगा तो उससे पकड़ेंगे हम उसको। यानी ये सारी चीजें जो आपने समझाई, मेरे दर्शक जो सुन रहे थे इसको, वो इसकी गंभीरता समझेंगे और तमाल की जरूरत को भी यहाँ पर समझेंगे। मेजर जनरल कोचर, आपने कहा कि इसमें एक हेली भी ऑपरेट कर सकता है,
क्या मैं कहूं कि वो अपाचे हो सकता है जो कि फाइटर हेली है? देखिए, इनके नेवल के जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं। वो इसमें अपाचे नहीं आपको ऑपरेट इसको करेगा। इसमें आपका KA-28 और KA-31, ये दो टाइप के आपके आपके जो हेलीकॉप्टर्स हैं जो इसको यानी इंडियन मतलब कोई भी हेलीकॉप्टर शिप पर ऑपरेट नहीं कर सकता, जिसको हम नॉर्मली देखते हैं फाइटर। स्पेशलाइज्ड हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो इंडियन नेवी के पास हैं। आपके पास KA-28 और KA-31, जो मैं आज पढ़ रहा था, इसकी जो ब्रीफ आई थी। कामो हेलीकॉप्टर है, CAMOV, कामो। ये हाँ, कामो क्या होता है? हेलीकॉप्टर्स। हाँ, तो क्या होता है, मैं दोनों टाइप के हैं और इसमें ध्रुव भी है। अटैक हेलीकॉप्टर HAL में ध्रुव भी है। तो मैं सवाल ये है, अभी हेलीकॉप्टर की बात अगर मुझे मैं आपसे बताऊं तो क्या होता है, सबसे बड़ी बात चीज क्या होती है, आई एम श्योर जनरल कोचर भी जानते हैं इस चीज को। वो हेलीकॉप्टर और शिप अगर वो मैच नहीं करेगा, सिंक्रोनाइज नहीं करेगा, तो वो कम्युनिकेट, वो चल नहीं सकता है ना। एक चल इंटीग्रेशन बिल्कुल। होनी चाहिए। तो आप किसी भी हेलीकॉप्टर को रखे तो है नहीं, मतलब नहीं है, क्योंकि उसने क्या रोल है, हेलीकॉप्टर का रोल क्या हो सकता है? एक तो अटैक में भी हो सकता है, रात के टाइम में कई टारगेट्स आ गई तो हेलीकॉप्टर ने आके उसके में गन्स भी हैं, अटैक किया, मिसाइल भी है। और सेकंड चीज क्या है, सबसे बड़ी बात, कामो हेलीकॉप्टर में खुद चढ़ा हूं उसके अंदर तो देखा है। वो हेलीकॉप्टर में क्या होता है कि आपको, देखिए मैं आपको भी बता रहा हूं सोनार के बारे में, साउंड वेव के बारे में। तो साउंड वेव अगर आई तो वो सबमरीन तो यहां दिख नहीं रही, तो हेलीकॉप्टर में भेज के सोनार ड्रॉप करो। सोनार जो है, डोम जो है, सोनार जो साउंड ट्रांसमिट करती, उसको ड्रॉप करो। क्योंकि तो ड्रॉप करके तो दिख, हम ब्लाइंड हो गए, वहां ड्रॉप करके तो एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर वो ड्रॉप करके एनिमी सबमरीन को डिटेक्ट कर सकता है। और देखिए सबमरीन में क्या होता है, जैसे कहते हैं ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए फॉल्ट ढूंढना मुश्किल है, पता लग जाए तो उसको ठीक करना आसान है। और मैकेनिकल इंजीनियर के लिए फॉल्ट ढूंढना ही मुश्किल है, पता लग जाए तो ये आसान है। फॉल्ट लग रहा है, साफ है, इतना बड़ा शाफ्ट टूट गया दिख रहा है, उसको रिपेयर करना मुश्किल है। तो मैं सबमरीन के बारे में ऐसा क्यों कह रहा हूं, वो क्यों कह रहा हूं, सबमरीन अगर पता लग जाए तो खत्म, मर गई वो। आप डेप्थ चार्ज हल्का सा बॉम्ब भी फेंक देंगे, मर जाएगी। क्यों? पानी के अंदर जो शॉक वेव है वो कितनी टाइम मैग्नीफाई हो जाती है अपना आप। पानी के अंदर हम सुनते नहीं, पानी में आवाज आए तो वो जोर से बूम, तो वो डेप्थ चार्ज हम कुछ नहीं करना है, कोई मिसाइल नहीं चाहिए। टॉर्पीडो का काम क्या होता है, टॉर्पीडो फायर करते हैं, टॉर्पीडो अभी 10 किलोमीटर पे भी सबमरीन है तो उसको ट्रैक करती है, गाइडेंस होता है, और ट्रैक